नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2025 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। पहली न्यूज़ पे बात करें तो पहली न्यूज़ है सेबी से संबंधित। सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। नाम आपको याद रखना है, तुहिन कांत पांडे। इससे पहले ये वित्त सचिव के पद पर विराजमान थे, अभी इनको जो है वो सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? क्योंकि ये जो नाम है, जो इससे पहले सेबी के अध्यक्ष थे, उनका नाम एक लंबे समय से सेबी के साथ जुड़ा रहा। वो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, हाल ही में तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये किसके स्थान पर आए हैं? तो इससे पहले जो सेबी की अध्यक्ष थी वो थी माधवी पुरी बुच। ये पहली महिला अध्यक्ष हुई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो माधवी पुरी बुच जी थी, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सेबी सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या काम करता है? अगर हम सेबी पे थोड़ी सी नजर डालें तो सेबी जो है, जो हमारी शेयर मार्केट है, जो शेयर बाजार है, उस शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी उसको रेगुलेट करता है, उसका पहरेदार की भूमिका निभाता है। यानी शेयर बाजार में किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं या होनी चाहिए, उन सब से संबंधित जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है सेबी। ये हो जाती है पहली न्यूज़, और इससे संबंधित जो इसके पद पर अभी नियुक्ति हुई है। दूसरी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रामा सुब्रमण्यम को। क्या नाम हो जाएगा? रामा सुब्रमण्यम को। ठीक है, नई नियुक्ति की बात करते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन। नाम आपको याद रखना है, इसरो से संबंधित कितनी सारी बातें रोज रोज होती रहती हैं। इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? किसको रिप्लेस करके वी नारायणन को बनाया गया है? एस सोमनाथ। अभी तक आप जितनी चीजें पढ़ रहे होंगे इसरो से संबंधित, इसरो के चेयरपर्सन से संबंधित, उन सभी में आपने नाम पढ़ा होगा एस सोमनाथ का। ठीक है, इसरो से संबंधित कुछ बातों पे अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं, इसरो बात करें इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है, वो होती है 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। इससे संबंधित एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे आयोग पूछता है, और वो पूछता है कि ये जो इसरो है, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से कौन से 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये चौथे नंबर के यानी 4th 5 ईयर प्लान था, जो कि जिसमें इसरो की स्थापना हुई थी। ये 1969 से शुरू हुई थी 4th 5 ईयर प्लान, और ये 1974 तक गई थी। इसमें इस इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो इसरो है, ये जो इसरो है, इसके 2 कमर्शियल विंग हैं। एक कमर्शियल विंग का नाम है, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल विंग की। कमर्शियल विंग में एक कमर्शियल विंग है जिसका नाम है एंट्रिक्स, और दूसरा कमर्शियल विंग है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये 2 कमर्शियल विंग है। आपने कई बार सुना होगा किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, या फिर किसी दूसरे देश के उपग्रहों को इसरो ने PSLV के माध्यम से या GSLV के माध्यम से स्पेस में पहुंचाया है। वो क्या है, उसका चार्ज करता है इसरो, उसको कमर्शियल विंग के माध्यम से अपने पूरा करता है, ऑपरेट करता है। तो ये 2 कमर्शियल विंग है, एंट्रिक्स और NSIL। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंट्रिक्स कब बनाया, कब इसका कमर्शियल विंग बना, और NSIL कब बनाया गया। ये हो जाता है इसरो के बारे में। इसरो की नई नियुक्ति क्या है वो बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नाम है रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, नाम है रेखा गुप्ता। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये हो जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी।
एनसीटी के बारे में बात करेंगे, यानी दिल्ली के बारे में बात करेंगे। मोटा मोटी हम जो लिख सकते हैं वो लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली के बारे में बात करेंगे। दिल्ली, चूंकि आप जानते हैं दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और इससे इंटरेस्टिंग जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछता है कि दिल्ली से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल है 239 ए। 239 ए जो आर्टिकल है वो दिल्ली से संबंधित है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी से संबंधित है। 239 ए। यहां एक बात और याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल है 239 ए, इस आर्टिकल को भारतीय संविधान में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। ये वो पॉइंट है जो आपसे पॉलिटी में पूछेगा और आपको लगेगा ये स्टैटिक पूछ रहा है, बेसिक पूछ रहा है। नहीं, क्योंकि दिल्ली से संबंधित एक नए चेहरे का नाम हमें मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलता है और उसी से संबंधित आपसे आर्टिकल पूछेगा कि बताइए दिल्ली के बारे में, या दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उससे संबंधित भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो नाम हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के द्वारा 239 ए भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट नियुक्ति की बात करते हैं। नए आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा नाम याद रखना है। जिस प्रकार इसरो हमारे लिए खास है उसी तरीके से आरबीआई के गवर्नर का नाम भी हमारे लिए खास है। आगामी परीक्षाओं में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। अब अगर बात करें 25वें गवर्नर की, क्योंकि 25वें गवर्नर का नाम भी बहुत खास है और वो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए संजय मल्होत्रा जिनको हाल ही में आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है वो किसका स्थान लेंगे। तो 25वें नंबर के गवर्नर की बात करूं तो उनका नाम हो जाता है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, इनके स्थान पर आए हैं संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के हैं, ये नंबर भी आपको याद रखना है और किसको रिप्लेस करके ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं वो नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात हो जाती है आरबीआई के गवर्नर की। अब यहीं पे एक बात और जोड़ लेते हैं इसमें कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ये जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर एक कमेटी बनती है एमपीसी, एक कमेटी बनाई जाती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ये जो गवर्नर हैं आरबीआई के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी अध्यक्ष होते हैं। ये भी अपने आप में इकोनॉमी से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने यहाँ पे बताई, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। एक सवाल अपने आप में ये भी है कि एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये जो 6 सदस्य होते हैं इसमें से 3 सदस्य जो है वो सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं और जो बाकी के 3 सदस्य हैं वो आरबीआई के होते हैं। 3 सदस्य जो हैं वो आरबीआई से होते हैं। आरबीआई के इन 3 सदस्यों में से ही एक सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, बाकी के 2 सदस्य अलग होते हैं। ठीक है, ये सदस्य भी हैं और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। इसके साथ साथ चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब है कि मौद्रिक नीति, जो पैसे से संबंधित नीति देश में बनाई जाती है वो इसी कमेटी के द्वारा डिसाइड की जाती है कि कितना रेट रखना है, क्या कुछ कम करना है, क्या हमें सीआरआर को बढ़ाना है, क्या सीआरआर को कम करना है, वगैरह वगैरह। जितनी भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह है वो सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। 6 सदस्य हैं, जिस तरफ 4 हो जाएंगे उस तरफ वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मामला टाई हो जाता है क्योंकि 3 सदस्य सरकार के हैं। मान लीजिए सरकार चाहती है, इलेक्शन का टाइम है, सरकार चाहेगी कि कम से कम रेट रहे, ब्याज की दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम रहे। पर आरबीआई को कहीं उस समय लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कहीं ब्याज की दर कम कर दी तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ जाए या कोई और समस्या वित्त से संबंधित यहाँ पे पैदा हो जाए और आरबीआई के सदस्य उस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो मामला टाई हो गया। मान लीजिए एक पॉलिसी लाए, आरबीआई चाहता है कि हाँ ये पॉलिसी लागू हो, सरकार चाहती है पॉलिसी लागू ना हो, तो 3 सदस्य एक तरफ, 3 सदस्य एक तरफ। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि इस टाई के मामले में आरबीआई का गवर्नर अपना दूसरा यानी सेकंड वोट कास्ट करता है।
इसमें अपना सेकंड वोट कास्ट करता है और फिर आप समझ ही सकते हैं कि उस तरफ 4 हो जाएंगे, उस तरफ 3 हो जाएंगे। तो जिस तरफ भी आरबीआई का गवर्नर अपना वोट करेगा उस तरफ बहुमत हो जाएगा और वही बात मान्य होगी। हाँ, आरबीआई का गवर्नर केवल और केवल मामला टाई होने पर अपना सेकंड वोट कास्ट कर सकता है। पहली बारी में केवल सिंपल वोट देगा जो कि सदस्य के रूप में होगा। ठीक है, ये हमने जान लिया है आरबीआई के गवर्नर के बारे में। आपको नाम और नाम के साथ साथ सारी चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट नियुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियुक्ति है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं और उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नाम याद रखना है। नेक्स्ट नियुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। 51वें, ये नंबर आपको याद रखना है, 51th मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, चीफ जस्टिस जो हैं वो संजीव खन्ना को बनाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्होंने किनको रिप्लेस करके ये स्थान पाया है। 8th नंबर के नियुक्ति की बात करें तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं प्रीति सूदन। नाम याद रखना है। ये सारी की सारी नियुक्तियां जो हम इस पीडीएफ में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस से जुड़ी हुई हैं और पोटेंशियल क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। बेसिकली ये नए नहीं है क्योंकि 2023 में वीवीआर सुब्रमण्यम आए थे। इससे पहले अगर हम बात करें तो अय्यर साहब थे इससे पहले वीवीआर सुब्रमण्यम। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अपने आप में एक सवाल हो जाता है, नीति में जो नीति आयोग है उसमें जो नीति शब्द है NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि आप जानते हैं, आपने PYQs देखे होंगे पिछले सालों के पेपर, उनमें जो सवाल पूछता है उसमें कई बार तो फुल फॉर्म्स पूछता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारे नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरपर्सन जो है हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट नियुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियुक्ति है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट है सीबीआई के नए प्रमुख, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया सीबीआई के नए प्रमुख बनाए गए हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट नियुक्ति की बात करते हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी को। नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी को बनाया गया है और ये है नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल से संबंधित भारतीय संविधान में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है 76, अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी जो शब्द है इसका मतलब होता है सरकार का वकील। सरकार का वकील उसको महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिक्की की बात हो रही है। फिक्की के नए अध्यक्ष जो है वो हर्षवर्धन को बनाया गया है। और आज की हमारी लास्ट नियुक्ति की बात कर लेते हैं। रेलवे के नए अध्यक्ष बनाया गया है सतीश कुमार को। रेलवे के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। आई होप आपको ये नियुक्तियां, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।